नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी जैसे भी जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपके लिए जो है जेटेट परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे। तो सामान्य अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इतिहास का होगा, हिस्ट्री का होगा, और ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 होगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो आप दोनों ही शिक्षक, यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए है। यदि 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के शिक्षक ऐसे प्रश्नों को देखते रहेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज की अभी शुरुआत की जा रही है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़िए। 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान वाले का टेस्ट 1 to 5 के शिक्षक भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही का ही सिलेबस यहाँ पर सेम है। ठीक है, देखिए झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है, आपको बताना है कि झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है। ये प्रश्न जो है झारखंड में अब तक 11 बार आ चुका है। ठीक है, 11 बार आ चुका है। एकदम इसको सबको याद कर लीजिए। 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा, या कोई नहीं। ठीक है, कितने होगा झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है। तो देखिए अभी तक जो ऑथेंटिक न्यूज है, अभी तक जो किताब में दिए गए हैं जेसीईआरटी जैक की किताब में, उसमें दिए गए झारखंड में जो है 32 प्रकार के जनजातियां हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? 32 प्रकार के जनजाति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे प्राचीन जनजाति का नाम बतावें। यहाँ पर सबसे प्राचीन जनजाति का नाम कौन है, ये भी प्रश्न निकल के आया हुआ है। एक बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। असुर है, कोरवा है, बिरजिया है, कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है उसका नाम आता है असुर का। किसका आता है? असुर का नाम आता है। राइट आंसर ये होगा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति का पहला स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति का पहला स्थान है? देखिए ये 3 प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति, याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति जब भी पूछा जाता है आपको, तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न आता है कि जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार पहले स्थान पर कौन सी जनजाति है, दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है, तीसरे स्थान पर कौन सा जनजाति है, चौथे स्थान पर कौन सा जनजाति है। चारों का नाम आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी प्रश्न है, इसके बाद जब नीचे आप जाइएगा तो आपको एक ट्रिक हम दे दी है, जिससे जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जनजाति का पहला स्थान है। तो वो देखिए आपका संथाल। कौन है? संथाल जनजाति का संख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए जनजातियों का नाम याद रखने का एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है जय हो, बोलता है ना, बहुत कोई बोलते हैं जय हो। आदिवासी लोगों के क्रम में यहाँ पर जनजातियों का एक जो उद्घाटन होता है वो सब करते हैं सम हो। क्या करते हैं? सम हो। जनजातियों के लिए याद रखिएगा सम हो। ये किसके दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का स्थान हो गया सम हो। एक नारा है, नारा है क्या है आपका? सम हो। एस से देखिए संथाल, यू से देखिए है उरांव, और एम से देखिए है मुंडा। ठीक है, और हो का तो हो जनजाति है ही। ठीक है, देखिए यहाँ पर संथाल, उरांव, मुंडा और हो,
ये 4 जनजाति संथाल जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, उरांव जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, मुंडा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, हो चौथे स्थान पर। क्लियर। अब देखिएगा आपसे अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले संथाल जनजाति का स्थान है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर उरांव जनजाति का स्थान है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर मुंडा जनजाति का स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर हो जनजाति का स्थान है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, देवघर को जाना जाता है, देवघर को जाना जाता है बताना है। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपका दिमाग में चल रहा हो कि झारखंड जीके हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम बता देते हैं अभी तक आपको जितना JCERT किताब का नोट्स और PDF बना दिया गया है चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर में देखिएगा आपको झारखंड जीके इंक्लूड है, ठीक है। झारखंड का हर चैप्टर में ये झारखंड जीके इंक्लूड है। झारखंड किताब में अलग से झारखंड जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो झारखंड जीके पूछता है ना, इसी बीच बीच से जो प्रश्न देखिएगा दिया हुआ सब किताब में ओकरे पढ़ लेना है, तो उसको तो सारा चीज़ हम यहाँ पर नोट्स में कवर कर दिए हैं, ठीक है। देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, भूतघर कोई नहीं, ठीक है। तो देवघर को बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं आप सभी के महत्वपूर्ण के लिए। झारखंड का देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ की जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भोलाकमल, राजा पूरनमल, ठीक है। तो देवघर मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग से होता है? भारत और चीन के बीच जो व्यापार का मार्ग होता है वो किस मार्ग से होता है? लौ मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत एवं चीन के साथ व्यापार जो होता है वो आपका रेशम मार्ग से होता है। किससे होता है? रेशम मार्ग से किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंपा, विदेह, वैशाली या हम्पी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राम और श्याम के द्वारा, हरिओम एवं बुक्का के द्वारा, हरिऔध के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा किया गया? तो देखिए ये जो विजयनगर साम्राज्य था ना, विजयनगर साम्राज्य, उसकी जो स्थापना की गई है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट भी देखिए इसी तरह से आपको बना देते हैं हम जहाँ तक है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई 1336 ईस्वी में। बहुत ही MBBI प्रश्न है, बार बार ये पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में, सब जगह आपके भी एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कहाँ स्थित है आपको बताना है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, राजस्थान में, ठीक है। तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। देखिए लिखा हुआ है, हम्पी जो है, हम्पी यह कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है यह हम्पी, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया? ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया? अकबर, बीरबल, मुमताज महल या मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो ताजमहल का जो निर्माण किया गया, ताजमहल, तो यहाँ पर हो जाएगा मुमताज महल की याद में। ताजमहल किसकी याद में? मुमताज महल की याद में निर्माण किया गया, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपको नोट्स हमने बना दिया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। देखिए नोट में क्या लिख दिए हैं, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में यादगार में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1653 ईस्वी में समाप्त हुआ, अर्थात 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? जो ताजमहल का बनाने वाला था वो प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद विवेक बल, उस्ताद शरीफ खान, उस्ताद अहमद लौरी या कोई नहीं, ठीक है। तो ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार कह लीजिएगा
तो वो आपका था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असर की उपाधि दिया था। मोहम्मद ईसा खां मुख्य मिस्त्री या निर्माता था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है आपको बताना है। देखिए, गोल गुंबद जो है आपका स्थित है आपको बीजापुर कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। और यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद बहुत बार आया है। गोल गुंबद का कभी कभी देता है बीजापुर, तो याद रखिएगा बीजापुर, और बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। या कभी कभी बीजापुर, बहुत बार ऑप्शन ज़्यादा करके बीजापुर आया हुआ है, तो गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है, या वो उस स्थान के लिए अगर नहीं दिया तो कर्नाटक में स्थित है। दोनों में एक रहेगा आपको। ठीक है, और यह किसका मकबरा है? तो आदिल शाह का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, तमिलनाडु या उड़ीसा। देखिए, आपको इसके पहले भी हमने एक सभी मुगल शासक का नाम याद रखने का क्रम आपको हम बताए थे, याद होगा, देख लीजिएगा। भाज सो मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये मुगल बादशाह इस क्रम से आए हैं। और इसका मकबरा का भी नाम हम आपको याद करने के लिए बताए थे क्रम से। क्या लिखा हुआ था? का दी सिला आबाद बड़ू। ठीक है, तो यहाँ पर का मतलब काबुल, तो बाबर का काबुल हो गया। और फिर दी से दिल्ली, तो हुमायूं का दिल्ली हो गया। क्रम से एस बनाया हुआ था। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्रम को हमने पढ़ा दिया है, आप देख लीजिएगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम, रुखसाना बेगम, अफजाना बानो बेगम या कोई नहीं। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं और यहाँ पर हमीदा, तो हमीदा ना, हम से यहाँ पर हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। हुमायूं का मकबरा यह भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। हुमायूं का मकबरा जो है वो भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इससे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इससे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पत्ती का निर्माण किया गया है। 4 बाग पत्ती का पूछा गया प्रश्न है कि 4 बाग पद्धति का निर्माण किस मकबरे में किया गया, तो ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा में किया गया। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बलबन। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना जो है आपको सिकंदर लोदी के तरफ से किया गया है। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बलबन या इल्तुतमिश। ठीक है, तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था आपका वो था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिससे क्या हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच? तो यही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी का क्या हो गया? हार हो गया, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का शासनकाल समाप्त हुआ और बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। किस साम्राज्य का? मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम कौन शासक हुआ जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ? तो ये तो अभी आपको बताएं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ, जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें इब्राहिम लोदी के क्या हुआ? हार हुआ। यहाँ से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, बाबर जीत गया और मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इसका राइट आंसर इब्राहिम लोदी हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न इतना MBBI है कि क्या। और देखिए, जितना प्रश्न आप देख रहे हैं ना, सब JCERT किताब का है, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है। न तो अगर बाहर का दिखाने लगे तो इतना प्रश्न बनेगा ना कि आप याद न कर पाइएगा। इसलिए कम प्रश्न पढ़ करके और ज़्यादा यदि अंक उठाना है तो एक ही ऑप्शन है JCERT जैक की किताब। और यहाँ पर वो सारा नोट्स कैसे आपको मिलेगा? तो ऑनलाइन PDF के माध्यम से सब कुछ बन के तैयार है।
बस एक बार जुड़ करके तैयारी करने की आवश्यकता है। जैसी वीडियो मिले देखिए, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। 500 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट को आपको हमने JCERT से निकाल दिया है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। कोणार्क का मंदिर जो है उड़ीसा में है और ये सूर्य भगवान को स्थित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। इसमें 7 घोड़ों को रथ द्वारा खींचते हुए दिखाया हुआ है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया है। नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसमें जो है 7 घोड़ों द्वारा रथ खींचते हुए दिखाया गया है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोणार्क मंदिर बार बार परीक्षा में पूछा गया है, दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। JCERT छोड़ के जो भी जा रहे हैं बहुत ही पछता रहे हैं, तो JCERT का सब नोट्स यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिए, जो जिसके लिए जुड़े हुए सबका बन करके तैयार है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के माउंट आबू या कोई नहीं, ठीक है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है आपको कहाँ स्थित है, राजस्थान, ठीक है। कहाँ स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर भी कुछ नोट्स उसको देख लेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। राजस्थान का माउंट आबू जो यहाँ दिलवाड़ा मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया, सोलंकी शासकों द्वारा करवाया गया, ठीक है। और यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। किसका ये बात है, तो ये आपका जो है दिलवाड़ा मंदिर की बात है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया था, जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या बाबर ने, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करने वाला जो था वो आपका था अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 5 रत्न, 6 रत्न, 9 रत्न या कोई नहीं, ठीक है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, अष्टप्रधान। ये 2 प्रश्न आता है, अकबर के दरबार में 9 रत्न और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान, ठीक है। तो 8-9 वाला याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, बहुत ही कुख्यात मुगल साम्राज्य किसको, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बलबन, किसको माना जाता था, ठीक है। तो देखिए जिंदा पीर के नाम से जो है औरंगजेब को नाम जाना जाता था। जिंदा पीर किसको जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद, सलीम, खुरम, बदरुद्दीन, ठीक है। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। देखिए विभिन्न शासकों के बचपन का नाम याद रखने का भी ट्रिक हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है और आगे जैसे आवश्यकता पड़ेगा तो हम आपको ट्रिक भी दे देते हैं। मतलब सब तरह से आपको हम यहाँ पर तैयारी करवा देते हैं जिससे आपको ये लगे कि हमारी तैयारी चल रही है और बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को। अकबर को भी नहीं जाना जाता है, जहांगीर को भी नहीं, शाहजहां को भी नहीं, किसी को नहीं, ठीक है। तो शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर शेर शाह नाम था, इसी शेर शाह को बाद में शेर खां के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। इसका अधिकतर लड़ाई जो हुआ हुमायूं के साथ हुआ और हुमायूं को ही बार बार हराता रहा। तो बिलग्राम या कनौज का युद्ध जो हुआ था उसमें हारने के बाद यह जो हुमायूं था कहाँ, ईरान की ओर भाग गया था और यहाँ पर जो है आपको ईरान की ओर भागा और शेर शाह जो है वही वहाँ का शासक बन गया। इसलिए इसको वहाँ जीतने के बाद जो है इसको यहाँ पर नाम बदल दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कहानी है, देखिए क्या हो गया। शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहनी ने उसे एक शेर के आक्रमण की रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति चल रही थी, इब्राहिम लोदी वहाँ का अंतिम शासक था और इधर से बाबर के साथ उसका युद्ध होता है जो कि कहलाता है पानीपत का प्रथम युद्ध
और इसमें जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है। और बाबर ने यहाँ पर एक नए साम्राज्य की नींव डाल दिया था, वो था मुगल साम्राज्य। यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक अब बोलिए किसको माना जाएगा इसके आधार पर, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाएगा। ठीक है, किसको माना जाएगा, बाबर को माना जाएगा। बाबर का मूल नाम क्या था, मुगल बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन बाबर या कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर का मूल नाम जो था वो आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने कौन कौन युद्ध किए, पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या सभी। ठीक है, देखिए बाबर का कौन कौन युद्ध किया, इसका आपको हमने ट्रिक भी दिया है, इसका आपको हमने ट्रिक भी दिया है। शायद आपने हुमायूं वाले सेक्शन को देखा है, नहीं देखा है, आप यहाँ पर देखिएगा। बाबर के द्वारा किए गए प्रमुख जो है वो क्या है, पानखा चलघर, पानखा चलघर, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का घाघरा, यानी सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन, जापान, यूरोप या फ्रांस। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार जो है आपका चीन में हुआ है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है, बताइए। अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है, रचनामा में, चचनामा में, खच्चर खचपरना में या कोई नहीं। ठीक है, तो वो अरबों के सिंध विजय की जो जानकारी है वो आपको चचनामा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, चचनामा में मिलती है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजारत, निजामुद्दीन औलिया, बरनी या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला एटा नामक गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए आपको समाज विज्ञान, गणित, मैथ, सारी चीज़ की तैयारी आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से करवाई जा रही है। आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य तैयारी करते रहिएगा, बने रहिएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहे, धन्यवाद।